ये वीडियो चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग पेज वाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट में जो एक्सरसाइज अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है वो है पेज नंबर 6। ध्यान देना है कि वीडियो के लिए 10th की विज्ञान की किताब देखना ज़रूरी है, उससे आपको समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन 1 पेज 6 में ये क्वेश्चन ये कहता है कि वायु में जलाने से पहले किसको जलाना है? मैग्नीशियम रिबन को। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर ये है कि मैग्नीशियम जो है ना वो एक रिएक्टिव धातु है। रिएक्टिव मतलब ये अभिक्रियाशील धातु है और वायु के संपर्क में आने पर जब हम इसको न जला रहे हों तब भी ये मैग्नीशियम क्या करता है? ये मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जो रिबन होता है ना मैग्नीशियम का रिबन, उसके ऊपर सबसे ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो इस रिबन को जलने नहीं देती है। रिबन क्या होगा? नहीं जलेगा। तो जब हमें इसे वायु में जलाना है तो हमें क्या करना है कि इस ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम रिबन को साफ़ करते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, ये पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इसमें 2 भाग हैं, 1, 2। क्वेश्चन कहता है कि कोई पदार्थ X का विलयन है और इसके विलयन का उपयोग जो है वो सफ़ेदी करने के लिए होता है, यानी कि दीवार को रंगने के लिए। ये दीवार की सफ़ेदी जिस हम लोग चूना करना कहते हैं अपनी भाषा में। तो X का विलयन है, यानी विलयन का मतलब ये क्या होगा? एक्वस, ऑलरेडी ये जल में घुला हुआ होगा। अब सवाल ये है पहला कि ये जो X है ना इसका नाम बताना है और सूत्र लिखना है। दूसरा, इसी X की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। उत्तर देखते हैं क्या होता है। ये जो पदार्थ X है जिसका विलयन का उपयोग होता है चूने की सफ़ेदी के लिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका नाम हो गया, हम लोग ऐसे लिख लेंगे कैल्शियम, ये इसका नाम हो गया और ये सूत्र हो गया ऑक्साइड। इसी का उपयोग होता है, इसका नहीं, इसके विलयन का उपयोग होता है सफ़ेदी के लिए। दूसरे में क्या लिखना है? ये एक हो गया, इसकी जल के साथ अभिक्रिया, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या हो गया? इसका विलयन हो गया ना, तो विलयन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। यहाँ पे सब संतुलित है, कैल्शियम की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर हो गई यहाँ पर 2 और ये हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर है। तो ये हो गया जो X पदार्थ है उसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा सवाल हम लोग लेते हैं पेज 15 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यह है कि जब हम लोग लोहे की कील को डुबोते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहे की कील उसको डुबोया गया कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसलिए बदल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। और क्या होता है? आयरन कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और जो उत्पाद बनता है, अब बनता है फेरस सल्फेट का विलयन और कॉपर अलग होता है। क्योंकि अब जो विलयन है वो फेरस सल्फेट का है, इसीलिए इस विलयन का रंग बदल जाता है। तो विलयन का रंग विस्थापन अभिक्रिया की वजह से बदला, जिसमें आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग अभ्यास का प्रश्न यानी कि पेज 16 से हम लोग क्वेश्चंस जो है ना वो देखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है?
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसमें जो तत्व है ना उनके परमाणुओं की संख्या, अलग अलग तत्व होते हैं, उनके परमाणुओं की जो संख्या है ये क्या हो, अभिकारक में जितनी है, अभिकारक और उत्पाद ये दोनों तरफ बराबर हो। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही बराबर हो, वैसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, और ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था सारे पदार्थों का, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहता है। ये दोनों ही नहीं होगा, ना ही नया द्रव्यमान बनेगा, ना ही कोई द्रव्यमान नष्ट होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला सवाल एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 9। ये अंतर पूछ रहा है दो अभिक्रियाओं में, एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी। इन दोनों अभिक्रिया से क्या समझते हैं? दोनों ही अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत है। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का निर्माण होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उपयोग होता है। यानी कि हमें ऊष्मा दे रही है और दूसरी अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं वो ऊष्मा ले रहे हैं। ऊष्माक्षेपी में पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं अभिक्रिया करके, और ऊष्माशोषी में पदार्थ अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करते हैं। इनके उदाहरण देने हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी का उदाहरण, जैसे हो गया प्राकृतिक गैस का दहन। यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। हमें दूसरा उदाहरण चाहिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण, जिसमें ऊष्मा का उपयोग हो, ऊष्मा एब्जॉर्ब किया जाए। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया किसी कैल्शियम कार्बोनेट की। इससे हम लोग क्या करते हैं? ऊष्मा प्रदान करते हैं और तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं में परिभाषा लिखनी है और एक एक उदाहरण लिखना है। ऊष्माक्षेपी में उत्पाद में ऊर्जा होगा, जबकि ऊष्माशोषी में अभिकारक के रूप में ऊष्मा का उपयोग होता है। अगला सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का ही। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये श्वसन अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? तो हमें पहले जानना होगा कि श्वसन में होता क्या है। श्वसन की प्रक्रिया जो है ना हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है। इसमें क्या होता है कि हम जो सांस में ऑक्सीजन वायु से ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसका उपयोग करके ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, उसके साथ में ये ऑक्सीजन, इन दोनों की अभिक्रिया से क्या होता है? ये ग्लूकोज का विखंडन होता है। और क्या क्या बनता है? ध्यान से देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में उत्पन्न होती है ऊष्मा। तो क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई है श्वसन की प्रक्रिया में, इसीलिए श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है और 3 उदाहरण देना है। पहला उदाहरण देना है ऐसी वियोजन अभिक्रिया का जिसमें ऊष्मा का उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको अगर हम लोग ऊष्मा दें तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस है, और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी ठोस है। दूसरा वियोजन में ये उदाहरण देना है। दूसरा उदाहरण देना है प्रकाश का उपयोग करके। तो ये हम लोग लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का
जब ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है ना, इसकी उपस्थिति में, तब ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसको संतुलित कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। तो प्रकाश का उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया का ये एक उदाहरण। तीसरा उदाहरण देना है वियोजन अभिक्रिया का ही, जिसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा ये हो गया जल का वैद्युत अपघटन। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं विद्युत, इसका उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर बनती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। संतुलित करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित। तो यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया संपन्न की जा रही है। अगले सवाल में चलते हैं, अभ्यास का ही है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर पूछ रहा है। तो अंतर क्या है विस्थापन और द्विविस्थापन में, ये हमें इनकी परिभाषा से पता चलेगा। शुरू करते हैं विस्थापन से। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करता है। यानी कि यहाँ पर एक तत्व है, यहाँ पे तुलना हो गई। ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। किससे करता है, उसके लवण से विस्थापित करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम लोगों ने किसका रोल देखा कि एक तत्व है जो ज़्यादा क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है उसके लवण से। ठीक। द्विविस्थापन में देखते हैं क्या होता है। ये हो गया द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है कि दो यौगिक या अभिकारक हम लोग लिखते हैं, दो अभिकारक ये क्या करते हैं, आपस में आयनों का आदान प्रदान, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं हटाता है। ये लोग क्या करते हैं, एक अपना आयन दूसरे को देता है, दूसरा पहले वाले को दे देता है। तो यहाँ पर दो अभिकारक आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को हटाना नहीं है। और ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनके समीकरण लिख लेते हैं हम लोग। विस्थापन का समीकरण जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन, जिंक अधिक क्रियाशील है, ये कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। ये विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का हम लोग लिखते हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। इन दोनों की अभिक्रिया होगी, ये लोग अपने आयन आदान प्रदान करेंगे तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। संतुलित कर लेते हैं, हो गया। दोनों में क्या अंतर है, जिंक ने कॉपर को हटाया लेकिन यहाँ पर किसी ने किसी को हटाया नहीं। सोडियम क्लोरीन के पास चला गया और बेरियम सल्फेट के पास। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों ने अपने आयनों को एक्सचेंज कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 14। क्वेश्चन ये कहता है कि सिल्वर के शोधन में, यानी इसको शुद्धिकरण करने में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। इससे हम लोगों को क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त करना है। और इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें कॉपर धातु मिलाते हैं और इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब समीकरण लिखना है, तो क्योंकि हम लोगों को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होने से ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर हो जाएगा अलग। तो ये समीकरण लिखना है। ये हो गया समीकरण जी। यहाँ पर 2 होगा, इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। समीकरण लिखना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि एक तत्व है X और ये कैसा रंग का है, भूरे रंग का है और साथ में ये चमकदार भी है। जब इस तत्व की वायु के साथ अभिक्रिया होती है ना, इसको वायु में गर्म किया जाता है, तब ये भूरे रंग से कैसा हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। तब हमें क्या बताना है कि ये X क्या है और जब ये काले रंग में बदला तब ये क्या है, ठीक है ना। तो ये जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है ना, ये है एक्चुअली में कॉपर, तांबा है। तो X का पता चल गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में उपचयन अभिक्रिया में कॉपर का रंग भूरा होता है और वो चमकदार तत्व होता है। और इसको वायु में गर्म करते हैं तो भूरे रंग का हो जाता है ना। इसको हम लोग लिखते हैं, ये हो गया कॉपर, भूरे रंग का चमकदार तत्व। वायु में गर्म किए तो ये काले रंग का यौगिक बनाता है। तो वायु में गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये हो गया हमारा समीकरण। रंग बदल गया, कैसे बदला, वायु में गर्म करने से। भूरा था, भूरे से क्या हो गया, अब ये काले रंग का हो गया। संतुलित कर लें इसको, यहाँ पर 2, ये भी 2, सब बराबर हो गया। अगला सवाल लिख लेते हैं हम लोग, ये पेज नंबर 15 से है। इसमें हमें ये बताना है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर ये बताना है कि उपचयन और अपचयन किसका हुआ है। तो अगर हम देखें परिभाषा से, सोडियम में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इस तरह से हम लोग तीर बनाकर दिखा सकते हैं कि सोडियम इस पदार्थ का उपचयन हुआ है। दूसरा सवाल है, इसी में उपचयन अपचयन पहचानना है, किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। अभिक्रिया हुई, क्या बना, कॉपर और साथ में H2O जल बना। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा, ऑक्सीजन कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये हो गया अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया उपचयन। तो जब हमें पहचान करने को कहा जाए ना किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन, तो हम इस तरह से ये तीर बनाकर दिखा सकते हैं, इससे आसान होता है सब बनाना दिखाना भी और समझना समझाना भी। अगला, और अब हम लोग लास्ट करेंगे, अभिक्रिया दी हुई है, पहचानना है कि वो कौन सी अभिक्रिया है। Fe2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की अभिक्रिया है। तो हम लोग इसको देखें ध्यान से, तो हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो अकेले था वो आयरन को विस्थापित कर देता है। तो ये इस तरह से कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला सवाल, इसमें बताना है क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड है, पहचान करना है किसका उपचयन किसका अपचयन। ये हुआ लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कुछ अभिक्रियाएं असंतुलित हो ना, तो आप उनको बनाते समय संतुलित कर लेंगे। देखते हैं, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम हो गया, यानी कि रिडक्शन, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन नहीं था लेकिन कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, जुड़ गया, तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। अब एक अंतिम सवाल हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप, ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका जल्दी से हम लोग उदाहरण लिख लेते हैं। ये हो गया सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया हुई बेरियम क्लोराइड के साथ,
तो जो उत्पाद बनता है ना, इसमें एक उत्पाद बनता है बेरियम सल्फेट, ये होता है अवक्षेप, क्योंकि ये सॉलिड है तो ये होता है अवक्षेप BaSO4। तो यही वाला हो गया अवक्षेप, और इसके साथ जो बना NaCl ये साधारण नमक, ये होता है विलयन के रूप में। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो, और ये हो गया उदाहरण। इसके साथ ही आप क्या करेंगे ना, जब भी अभिक्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे उनकी परिभाषा, तो सबके लिए कुछ ना कुछ समीकरण जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करना है। क्लियर?